3 चैप्टर्स का रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8। ये दोनों 12 मार्क्स के थे लगभग और ये 5 मार्क्स का, ठीक है। और अब हम लेकर आ रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा शर्मा और आप हैं मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स का। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको एक एक नंबर के लगभग 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो टोटल 6 मार्क्स तो आपके यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। एंड मोर देन इट, आपका सैम्पल पेपर में और प्री बोर्ड के पेपर में भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है पूरे इंटीग्रल्स में से। लेकिन उसके साथ आपको इंटरनल चॉइस में चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व भी दिया गया था। तो अगर यहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं तो इस चैप्टर की हेल्प से आप वो 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चारों प्रैक्टिस पेपर में आपको नहीं दिया गया है ये 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन सैम्पल पेपर में दिया गया है और प्री बोर्ड में दिया गया है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी 5 मार्क्स की भी बन जाती है। अगर वो 5 मार्क्स मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ तो ये सिंगल चैप्टर आपको 11 मार्क्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है कैपिटल f(x), ठीक है, और उसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं और वो स्मॉल f(x) हो जाता है, सुनेंगे मेरी बात को, तो इसका डेरिवेटिव स्मॉल f(x) है। तो स्मॉल f(x) का एंटी डेरिवेटिव, सुन लें, डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x) हो जाएगा कैपिटल f(x). स्मॉल f(x) का जो एंटी डेरिवेटिव है वो हमारा हो जाएगा कैपिटल f(x), ठीक है। लेकिन ये बार बार एंटी डेरिवेटिव नहीं लिखते, इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है और वो ये सिंबल है। इस सिंबल को लगाकर इसके अंदर f(x) लिखा जाता है और dx का मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए dx लगाया जाता है और वो कैपिटल f(x) बन जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और आ जाती है कि अगर मैं f(x) प्लस c का डेरिवेटिव करती हूँ तो भी वो स्मॉल f(x) ही आएगा, क्योंकि c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इन दैट केस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगी कैपिटल f(x) प्लस c, वेयर दिस c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? कुछ 1-2 एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बात समझाती हूँ। देखो, हम सबको पता है कि जो अपनी साइन x की डिफरेंशिएशन है वो cos x होती है, या cos x अपना जो साइन x प्लस c का डेरिवेटिव है वो भी cos x होता है। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जो अपना cos x की इंटीग्रेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू x वो साइन x हो जाएगी। मीन्स ये वो फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डिराइव कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इसको साइन x की जगह साइन x प्लस c ले लेती हूँ तो भी cos x होगा। तो यहाँ पर ये c, तो c हमने इंटीग्रेशन में हर जगह लगाना है। एक और देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ x³/3 की, तो ध्यान देना 1/3 तो एज इट इज, और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², यानी ये आ गया x²। इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये हो गई। तो बेटा जी x² का जो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव है, जो इंटीग्रल है, वो हो जाएगा x³/3 प्लस c। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डिराइव करते हैं। सभी फॉर्मूलाज के लिए, सभी रिजल्ट्स के लिए मैंने आपकी एक PDF बना दी है, जिसकी हेल्प से पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को समझेंगे, हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन को देखेंगे, स्टेप वाइज हम एक एक एक्सरसाइज पर चलेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम डायरेक्ट ड्राइव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम ये यहाँ लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू f(x) प्लस c, तो जो ये इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म होती है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड।
इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। ये साइन मैं बता चुकी हूँ, ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल का साइन होता है। सी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब फॉर्मूला जो आपको यहाँ एक स्लाइड के फॉर्म में दिख रहे हैं वो सब आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं, आप अपनी बुक से भी देख सकते थे कि अगर xn+1/n+1 का डेरिवेटिव ये है तो xn का इंटीग्रल होता है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं, हो सकता है आपको थोड़ा क्लैरिटी ना हो, तो xn का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1 बशर्ते कि n-1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x⁻1 की इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगी। x⁻1 को हम 1/x लेंगे और इसकी इंटीग्रेशन log x से निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो log x की डिफ्रेंशिएशन होती है वो 1/x होती है, तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो log x प्लस c होगा। तो ये डिफरेंस आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब इसको देखो, जल्दी जल्दी चलते हैं। dx का मतलब है यहाँ 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है cos x की sin x, sin की माइनस cos x, secant स्क्वेयर x की टेंजेंट x, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वेयर होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर की माइनस कोटेंजेंट, secant x टेंजेंट x की secant, कोसिकेंट कोटेंजेंट की माइनस कोसिकेंट। c वालों की नेगेटिव आ रही है लेकिन cos की नहीं आ रही है, यहाँ sin का इंटीग्रल नेगेटिव आ रहा है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का करते हैं अंडर रूट, तो साइन इनवर्स x, और अदरवाइज माइनस कोस इनवर्स x, दोनों सेम है लेकिन इसकी दो डिफरेंट इंटीग्रेशन बनती हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स और e की पावर x की इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c बन जाती है। तो इस मेथड पर आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये आपके फाइनल एग्जाम के पर्पज से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मार्क में एक आधा, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ जल्दी से, हर एक्सरसाइज से मैं एक आधा ही एग्जाम्पल आपके लिए लूँगी। मान लीजिए ये आ गया, इंटीग्रेट x⁻2/3 + 1 dx, तो इन्हें आपने सेपरेट कर देना। यहाँ पर आपकी लगती है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़। वो क्या प्रॉपर्टी होती हैं कि अगर किन्हीं दो फंक्शन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, यानी f(x) की इंटीग्रेशन प्लस माइनस लगाएंगे तो gx की इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि प्लस माइनस में अगर कोई दो फंक्शन है तो उनकी इंटीग्रेशन को आप अलग अलग कर सकते हो। तो वही फंडा यहाँ है, x⁻2/3 की इंटीग्रेशन कर देंगे और 1 की कर देंगे। x⁻2/3 हो जाएगी x⁻2/3 + 1, 2/3 + 1 और 1 की हो जाएगी x + c। इसको अपना सॉल्व कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? एक दो और प्रॉपर्टी है वो मैं बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ k f(x) अगर हम ले रहे हैं, यानी हमारा इंटीग्रैंड किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट, वो स्केलर बाहर आ जाएगा और हम केवल f(x) की इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं जो आप अब तक कर चुके हो, अभी हम फाइनल उस पर बैठे हैं, फिर भी मैंने रिवाइज उनको करा दिया है। एक में ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत सिंपल सा है, देखो 1 - sin x cos स्क्वेयर x। वैसे तो पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद हम किसी भी तरीके से इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का अगर आपको दिख रहा है तो आप नीचे एक ही टर्म में, ऊपर दो टर्म है, तो सेपरेट करने की कोशिश करो। 1 के नीचे भी cos स्क्वेयर आ गया और sin x के नीचे भी cos स्क्वेयर आ गया। 1 के नीचे cos स्क्वेयर आया तो secant स्क्वेयर बना, और साइन के नीचे एक बार cos लगाएंगे और एक cos अलग कर देंगे तो ये secant x टेंजेंट x बन जाएगा। और दोनों को सेपरेट करेंगे तो अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला में दिखाया है, secant स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x और secant x टेंजेंट x की होती है secant x + c। तो इस तरह से ये आपकी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपके सिंपल से क्वेश्चन है जो 1 मार्क के हैं। मेरी बात सुन लीजिए, MCQ आपने ऑल एक्सरसाइजेज के करने हैं, NCERT के सारे। अगर आपके पास एग्जाम्पलर की बुक है तो आपने उसके भी सारे MCQ करने हैं, उन्हीं में से आपके सभी MCQ 99% पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? ये थी बेसिक सी इंट्रोडक्शन इसकी।
अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुना, ये अभी तक जितने भी फॉर्मूला थे ये वो फॉर्मूला थे जो हमने डेरिवेटिव से डायरेक्ट डिराइव किए थे, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस ऐसे रह जाते हैं जिनका इंटीग्रेशन यहाँ नहीं हो रहा। अगर मैं आपको कहूँ कि टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन बताओ तो वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं। तो 3 मेथड्स हैं हमारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल से ही आपको बता दूंगी। मैंने अभी टेंजेंट एक्स ही आपको बोला है, तो टेंजेंट एक्स की ही इंटीग्रेशन यहाँ लेंगे। टेंजेंट एक्स को बच्चे मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जाना है तो इंटीग्रेशन का चैप्टर 2 टाइम्स अपलोड है मेरे चैनल पर, ये मैं बता दूं 2 टाइम्स। एक बार मैंने थोड़ा फास्ट कराया हुआ है जब मैंने एजुसेट के लिए लेक्चर्स बनाए थे, और एक बार मैंने पूरा 45 लेक्चर्स में इंटीग्रेशन कराया हुआ। तो जिन बच्चों को ज़्यादा डेप्थ में जाना है और आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हो। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इनमें एक तो फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, तो हम नीचे वाले को ख़त्म करेंगे। तो मैंने cos x को z मान लिया, ध्यान देना, और अब मैं करूँगी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। इस माइनस को राइट में ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। इन सब वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है ये देख लो, ये तो ऊपर बन जाएगा माइनस डी जेड, और कॉस जेड को मैंने यहाँ ले लिया है जेड। 1/x का इंटीग्रेशन मैंने बता दिया था अभी आपको, तो इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूँगी तो ये 1/z डी जेड बन जाएगा। एक दो प्रॉपर्टी और रह गई है, अभी डिस्कस जल्दी से कर देती हूँ मैं पहले, इसको कराने से पहले, कि कोई भी फंक्शन अगर x में है और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो, z में है और विद रिस्पेक्ट टू z में इंटीग्रेट कर रहे हो, और t में और विद रिस्पेक्ट टू t में कर रहे हो, उसी फंक्शन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो साइन एक्स डी एक्स करोगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी बनेगा, लेकिन x की जगह t है और यहाँ भी डी टी है तो माइनस कॉस टी हो जाएगा। यहाँ पर साइन z है और यहाँ डी जेड है तो माइनस कॉस z हो जाएगा। यानी वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क वहाँ पड़ता है कि यहाँ तो साइन t है और यहाँ dx है, इंटीग्रेशन x में करनी है लेकिन t दे रखा है, तो t मेरा कांस्टेंट है, तो t को मैं बाहर ले आऊँगी, कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 को विद रिस्पेक्ट टू x जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 1 का x। तो ये फ़र्क यहाँ थोड़ा पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 1/z है और विद रिस्पेक्ट टू z ही हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड z प्लस सी। z क्या है, cos x है, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी। ये आ गई बच्चे टेंजेंट x की इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया, ये किसकी इंटीग्रेशन आ गई, टेंजेंट x की। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, ये जो माइनस का साइन है ये मैं पावर में ले जा सकती हूँ क्योंकि m log n होता है, log n की पावर m, तो ये हो जाएगा log cos x की पावर -1। पावर -1 को नीचे लाओगे 1/cos x बन जाएगा, और 1/cos x होता है log secant x प्लस सी। तो टेंजेंट x के ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स आपके होते हैं जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले हैं। एक बार हम इन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये 4 फॉर्मूला हैं जो कि आपके निकाले गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। टेंजेंट का लॉग सीकेंट एक्स और कोट का लॉग साइन एक्स। यहाँ पर एक और चीज़ लिख दूँ मैं, ये माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स भी होता है, और सीकेंट का हो जाता है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, और कोसिकेंट का ये वाला हो जाता है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स प्लस में सी आ जाता है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आगे बढ़ने से पहले, इन पर चलने से पहले मैं एक बार इनके कुछ क्वेश्चंस पर जाना चाहूँगी, साथ के साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। पूरी स्लाइड मैंने आपके लिए यहाँ बनाई है, ये देखिए, ये मैंने साथ के साथ वो क्वेश्चंस डाल दिए हैं जो आपके प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड और सैम्पल पेपर्स में आए थे। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपने अवॉइड नहीं करना है।
ठीक है। तो इनमें से जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी मैंने आपकी मार्किंग स्कीम लिख दी है, और क्वेश्चन नंबर 30 जनरली 3 मार्क्स में आपका आया हुआ, ये 3 मार्क्स के लिए मैंने MCQ अभी नहीं लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया हुआ है, जिसका मैं आइडिया दे दूं कि हमने x की पावर 4 को z रखा था और 4x³ dx dz बना था, और अभी आगे जो फॉर्मूले आएंगे उनसे मैंने इनको सॉल्व किया था। क्लियर हो रहा है? मैं इसलिए बता रही हूँ कि भाई ये देखो मैंने साथ के साथ यहाँ एक्सरसाइज भी लिख दी है, 7.2 में से आया हुआ है, और 7.2 ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब हर एक्सरसाइज से बच्चे बार बार पूछ रहे 3 नंबर का कहाँ से आएगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन 7.2 से लेकर और 7.10 तक कहीं से भी लिया गया है। तो ऐसा कुछ मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं कह सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अपने चारों के चारों प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर और प्री बोर्ड अगर आप रिवाइज करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आपके आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसके सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। MCQ में बार बार कह रही हूँ कि हर एक्सरसाइज के आपने लेने हैं। इसके बाद हमारे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला और आ जाते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, मेरी बात सुन लेना, अभी मेथड मेरा एक ही चल रहा है, और वो मेथड मेरा चल रहा है कौन सा? सब्स्टिट्यूशन का। अभी हम दूसरे मेथड पर, पार्शियल फ्रैक्शन पर नहीं आए हैं। तो उसी के अंडर आपके ये कुछ स्पेशल फॉर्मूला और आ जाते हैं। dx/x² - a² = 1/2a। यहाँ ये ध्यान रखो कि x² - a² है, तो ऊपर x - a और नीचे x + a है। जैसे a² - b² के फैक्टर नहीं होते हैं अपने, a - b, a + b, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि 1/2a log ऑफ ये फैक्टर ऊपर और ये फैक्टर नीचे आ जाएगा। a² - x² है तो प्लस ऊपर आ जाएगा, माइनस नीचे। आगे a है तो फॉर्मूला में भी आगे a आएगा, आगे अगर x है तो फॉर्मूला में भी आगे x आएगा। बट ध्यान रखना है x वाले में ऊपर माइनस होता है, जिसमें a आगे होता है उसमें ऊपर प्लस होता है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x² + a² हो जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। ये आपको इस तरीके से भी मिल सकता था, है ना। a² + x² हो या x² + a² हो, ये बन जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a हो गया। अब इन तीनों पे आ जाता है अंडर रूट, तो dx/x² - a² का अंडर रूट log ऑफ x + ये आ जाएगा, और अगर प्लस है तो ये आ जाएगा, यानी कि log ऑफ x है दोनों में, देख लो। और ये इंटीग्रेंड के अंदर जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो यूं की यूं आ रही है, और a² - x² का अंडर रूट है, तो वो आपका बेटा जी साइन इनवर्स x/a हमारा बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये आपके हैं, इनका प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन इन पे कुछ स्पेशल हमारे 2-3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखो ये इस तरह के, इन पे एक बार आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि कई बार ये इस तरह का आ जाता है। अगर मेरे पास देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यहीं पर ले लेते हैं इन्हीं के पैरेलल कि इंटीग्रेट, यहाँ मैं ले लूँ इंटीग्रेट dx/x² - 16, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। क्या करोगे? dx/x² - 4 का स्क्वायर, वो पीछे वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2a, a की जगह 4 log, ठीक है, x - 4/x + 4 और प्लस में c, ये 8 बन जाएगा 1/8। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन। 16 - x² होता तो भी, 16 + x² होता तो भी हम ये सारे फॉर्मूला वहाँ पर लगा सकते थे, अंडर रूट में होता तो भी। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इनमें अभी मैं इनका थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं कि इनमें 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है x² - 5x + 6, और इसके फैक्टर हो रहे हैं, x - 2 x - 3। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसका लो पार्शियल फ्रैक्शन करके ये a/x - 2 और b/x - 3 करके कुछ बन जाएगा, और लॉग में दोनों के दोनों इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज़ कर लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या किया जाता है कि x² की टर्म के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए अदर देन 1, और फिर जो x का कोफिशिएंट है 5, उसका हाफ
का स्क्वायर हम इसमें जोड़ते हैं और हम इसमें से घटाते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से यहाँ बता रही हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x और मैंने इसमें 25/4 ऐड कर दिया, 6 अभी मेरा रह रहा है और 25/4 मैंने माइनस कर दिया। ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dx बाय, ये अपना देखोगे तो ये बन रहा है x माइनस 5/2 का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेना, 4 6 24, 24 में से 25 गया तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1/4 आएगा, इसको घटा लेना तो ये बनेगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आ सकता है। अब इस पे ध्यान दो, इसको आप चाहो तो इसको z पुट कर सकते हो तो ये dz हो जाएगा। सुन लो मेरी बात, अगर मैं x माइनस 5/2 को z रख दूं तो dx मेरा dz बन जाएगा और ये इंटीग्रल मेरा हो जाएगा dz बाय z स्क्वेयर माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर। क्लियर है। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे 1/2a लॉग मॉड ऑफ z माइनस 1/2 बाय z प्लस 1/2 प्लस c। इस 2 को दोनों में एलसीएम लोगे, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये बच गया लॉग, ये 2 यहाँ गया तो ये बन गया 2z माइनस 1 बाय 2z प्लस 1 और प्लस का c। z की वैल्यू मैंने अभी सब्स्टिट्यूट नहीं की है, z की वैल्यू है x माइनस 5/2। तो यहाँ z तो रखना पड़ेगा ना, z तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, x माइनस 5/2 तो 2 इंटू एक्स माइनस 5/2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 5/2 प्लस 1 और प्लस का c। इसको ध्यान से सॉल्व करो, ब्रैकेट में कॉमन ले लो, नहीं कॉमन नहीं, एलसीएम, यहाँ 2 को एलसीएम ले लो तो 2 से 2 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद और ये बनेगा 2x माइनस 5 माइनस 1। यहाँ भी 2 एलसीएम ले लो, 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा 2x माइनस 5 प्लस 1 और प्लस c। अब ध्यान देना, ऊपर बनेगा 2x माइनस 6, नीचे बनेगा 2x माइनस 4। ऊपर नीचे से 2 कट रहा है तो ये बन जाएगा log x माइनस 3 बाई x माइनस 2 प्लस c। अब ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंपैरेटिवली लंबा पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन का नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से। तो उसकी बजाय अगर हम इसके फैक्टर कर देते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से करते तो थोड़ा सा ये हमें छोटा पड़ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दोनों तरीके आपके पास होंगे, और दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। तो इन पे आपने ध्यान देना है कि ऊपर केवल 1 है और नीचे इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इजीली अगर फैक्टराइज हो रही है तो आपने किसका यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का। नहीं हो रहा है फ्रैक्शन, इजीली नहीं हो रहा है, नो फैक्टर आपके नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आपने उसको क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड आपने यहाँ पर लगाना है। क्लियर है। दूसरा है कि इसके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे अंडर रूट आ जाता है तो इसको तो आपने स्क्वायर कंप्लीट ही करना होगा। तीसरा मेथड ये आ जाता है कि ऊपर एक लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हम इस तरीके से करते हैं कि लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ये भी अभी मेथड आएगा, इसको बताती हूँ, नहीं तो मैं साथ के साथ बता ही देती हूँ कि इस तरह का कोई फंक्शन अगर आपको मिलता है कि बाहर e की पावर x है और अंदर fx प्लस f डैश x है तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल रहा है साइन x प्लस कॉस x dx, तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, कॉस का साइन नहीं होता, कॉस का माइनस साइन होता है। तो ये तो आपका फंक्शन हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन की एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगी, e की पावर x साइन x प्लस में c आ जाएगा। तो ये 1 नंबर में आ जाता है, 2 में आ जाए तो हम इसको एक्सपेंड करके इसी हिस्से को इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है आपको। अब हम देखते हैं कि हमारे पेपर्स में इस एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए थे। ये आ जाते हैं, देखते हैं 7.4 में से कौन कौन सा क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है। देख लो ऊपर तो कहीं है नहीं,
लेकिन प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 में ये क्वेश्चन है 7.4 से, और प्रैक्टिस प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन है हमारा 7.4 में से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं, दोनों ही अंडर रूट के पैटर्न पर आ रहे हैं। इसमें ऊपर लीनियर टर्म है और इसमें ऊपर एक आ रहा है। दोनों के दोनों मैंने जो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है उसमें डाल भी रखा है। मैंने कम्युनिटी पर भी अपने +2 के पूरे मटेरियल्स की लिस्ट लगा रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से आप इनको देखकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 7.4। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आ जाता था, देखो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद हमारा आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है वो समझते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि 7.2 के बाद हम सीधा 7.4 पे गए हैं, तो 7.3 में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड हमारी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। मान लीजिए आ गया cos स्क्वेयर x की इंटीग्रेशन करो, तो पावर में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, तो आपको आइडेंटिटी याद होगी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और ये हमारी बन जाती थी 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वेयर थीटा हमारा होता था 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2x बाई 2, यानी कि पावर को मल्टीपल में बदल दिया, तो 1/2 बाहर आ गया और ये बन गया 1 प्लस cos 2x dx। अब 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x और cos 2 की हो जाएगी sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा और प्लस में आ जाता है c। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब इसी तरह से, अगर आपका पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अपनी लगानी है और उन सबको सेपरेट फंक्शंस में कन्वर्ट करना था और उसके बाद आपने सॉल्व करना था। 7.4 में बता चुकी हूँ, आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स थे, और अब ये 7.5 यहाँ पर आपकी आ रही है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिल रहा है कि ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे फैक्टर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लो मैं ले दूँ x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, तो ऊपर x माइनस 7 है और नीचे वाले के टुकड़े हो गए x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस तरह से हमने a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकेंड और फिर इनको सॉल्व करना था। ठीक है, नीचे अगर एक सेम ही फैक्टर रिपीट हो रहा है x माइनस a का स्क्वेयर, तो a बाय पहले वो फैक्टर अकेला और b बाय उस फैक्टर की पावर 2। ऊपर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ऊपर छोटा चल रहा है हर एक में, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर है क्वाड्रेटिक है, अब ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। तो क्यूबिक का मतलब क्यूबिक बड़ा हो गया और 3 फैक्टर अलग अलग हो रहे हैं, तो a बाय पहला लीनियर फैक्टर, b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर और c बाय तीसरा लीनियर फैक्टर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे 3 फैक्टर में से एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो a बाय में फर्स्ट फैक्टर, ये तो एज इट इज इसकी तरह सारा ओचपोच हो जाता है। 1 मिनट में एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से इरेज कर देती हूँ, देखें जल्दी से कि ये अगर आ गया तो बिल्कुल इसी के पैटर्न पर हमने चलना है कि लीनियर फैक्टर सिंगल वाला, फिर उसी की पावर 2 और थर्ड वाला फैक्टर लेंगे। ऊपर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, लेकिन एक सिंगल हो रहा है और एक फैक्टराइजेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, a बाय में लीनियर फैक्टर, और जहाँ क्वाड्रेटिक टर्म फैक्टराइज नहीं हो रही है तो वहाँ हम bx प्लस c डिवाइडेड बाय उसके लेंगे, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टराइज नहीं हो रही। यहाँ लिख रखा है इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊपर और नीचे दोनों में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, मान लीजिए, तो सबसे पहले आप ऊपर वाली को नीचे वाली से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस समथिंग का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और इसको आप इनमें से किसी भी एक मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या 7.5 में से कोई क्वेश्चन आया हुआ है अपने प्री बोर्ड्स वगैरह में। ठीक है, तो देखते हैं, आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं। ये रहा एक क्वेश्चन हमारा 7.5 में से यहाँ पर आया हुआ है, ये प्री बोर्ड
प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 के सॉल्यूशन में आपको इसका मिल जाएगा मेथड की कैसे हमने इसको सोल्व करना है, क्योंकि ये सभी पेपर्स, ये 6 पेपर हैं, ये 6 पेपर हैं। 6 पेपर्स अगर आप कर लेते हो तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है बेटा एक्सरसाइज 7.6, जिसमें हमारा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब है कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं तो उनको बाय पार्ट्स हमने अलग अलग इंटीग्रेट करना है। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में पहले फंक्शन की उल्टा बोल गई मैं, दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले की डिफरेंशिएशन। मैं एक बार यहाँ फिर लिखती हूँ, u इंटू वी की इंटीग्रेशन करनी है। u को मैंने फर्स्ट ले लिया और v को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए एक बार फिर से ये dx हमारा लग जाएगा। इन्होंने भी यही किया हुआ है, लेकिन इन्होंने डिफरेंशिएशन f की पीछे डाल दी है और g का इंटीग्रेशन आगे, है ना। इसको यहीं पे कर दिया इसने मॉडिफाई, f फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और पूरे की फिर इंटीग्रेशन। लेकिन जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये फर्स्ट और सेकंड है, ये ऐसे ही नहीं ले लेने हैं। इनके लिए हमारा पर्टिकुलर एक रूल है जिसे हम बोलते हैं आइलेट। I फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, T फॉर बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में आपने देखना है और रिस्पेक्टिवली उनको फर्स्ट और सेकंड लेकर चलना है। अगर लॉग और ट्रिग्नोमेट्री आ रहे हैं तो लॉग को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड लेना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर मान लीजिए एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेना है, जो ऊपर है उसको फर्स्ट लेना है, जो नीचे है उसको हमने सेकंड फंक्शन लेते हुए अपना इंटीग्रेट करना होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो इजीली आप कर पाओगे। अपने पेपर्स में से फिर देख लेते हैं कि 7.6 कहाँ कहाँ फिर आई हुई है। तो ये देखो 7.2 थी ऊपर, 6 ये देखो यहाँ पर डाली हुई है। 7.6 का एक ये क्वेश्चन डाला हुआ है प्रैक्टिस पेपर 1 में और 7.6 का एक क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ एनालाइज कराना चाहूँगी कि एक बार इसको थोड़ा सा इस पेज को अगर मैं क्लीन कर दूँ तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सैम्पल पेपर में 7.10 में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर 1 में भी 7.10 में से आया हुआ है, 2 में भी आया हुआ है, 3 में भी आया हुआ है और 4 में भी आया हुआ है। केवल एक ये प्री बोर्ड ऐसा है जिसमें 7.10 में से नहीं आया हुआ। तो मैं ये मान के चल सकती हूँ कि 7.10 में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा श्योर बन जाता है अगर हम होपफुल हैं तो, क्योंकि 99% हमारा 6 पेपर में से 5 में हमारा आया हुआ है। तो लगभग 90% पॉसिबिलिटी है कि 7.10 में से 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये विद इंटरनल चॉइस आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं अगले टॉपिक पर चलती हूँ जो कि हमारा है, ये था अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स ये अलग हैं। सम स्पेशल इंटीग्रल्स ये अपने जो हमने फ्रैक्शन में किए थे इंटीग्रल, हमने किए फ्रैक्शन में नहीं डिनोमिनेटर में किए थे, 1/x² माइनस a² का √x² प्लस a² का और a² माइनस x² का। तो ये सब अब न्यूमिरेटर में हमारे आ जाते हैं। तो ध्यान देना है, पहला फॉर्मूला ये है। ये मैंने आपके लिए PDF बना दी है। आप कहेंगे तो मैं इस PDF को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। मैं इस PDF को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप इस में से इजीली सारे फॉर्मूलाज एक ही बार में रिवाइज कर सकते हो, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। x² माइनस a² का √, है तो बहुत ध्यान देना है। तीनों फॉर्मूला कतई एक जैसे हैं, पहली टर्म तीनों में एक जैसी है। देख लो x/2 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 और जो इंटीग्रैंड है वो यूं का यूं इसके अंदर आ जाता है। सुन लीजिए ध्यान से कि तीनों में सबसे पहले x/2 1/2
अरे 1/2 इंटू एक्स लिख लो या x/2 लिख लो, दैट इज द सेम थिंग। तो तीनों में x/2 लग के इंटीग्रैंड आ रहा है, हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस फॉर्मूला में यहाँ माइनस लग रहा है, -a²/2, ध्यान देना, जो इंटीग्रेशन 1/x² -a² के अंडर रूट की होती थी वो हमारी यहाँ पर आ जाती है। ये देख लो एक बार, अभी तो सारे फॉर्मूला हमारे सामने ही हैं, ये देख लो 1/x² -a² के अंडर रूट की ये इंटीग्रेशन होती थी log of x + x² -a² का अंडर रूट, वही यहाँ पर हमारी यूज हो रही है और बाहर लग गया -a²/2। सबके अंदर बाद में a²/2 a²/2 और a²/2 लग रहा है, केवल इसके अंदर माइनस है, बाकी दोनों में प्लस है, ठीक है। तो x जहाँ आगे है, जिन फॉर्मूला में x आगे है वहाँ log of लग रहा है, और जिनमें a² - x² है वहाँ साइन इनवर्स x/a लग रहा है। तीनों फॉर्मूला समझ आ गए या मुझे लिखने की ज़रूरत है? x² - a² का अंडर रूट dx में x/2, ये पूरी की पूरी टर्म को यहाँ आंख बंद करके लिख दो, -a²/2 log mod ऑफ x + x² - a² का अंडर रूट +c। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूला हमारे हैं जो हमारे स्पेशल टाइप के हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चे 7.7। लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस पेपर में तो देखो आया नहीं है, एक भी नहीं आया है, ठीक है। फिर भी आप 1-2 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इंटीग्रल के बिना डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप केवल डेफिनेट इंटीग्रल यानी 7.8, 7.9 और 7.10 भी करते हो तो आप श्योरली 3 नंबर ले सकते हो। मेरा मन ऐसा कह रहा है, हमें ऐसा लगता है कि 3 नंबर यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है कि अगर किसी इंटीग्रैंड को हम एक लिमिट के बीच में रिजर्व कर दें, हैं, a to b के बीच में, लेट f बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f क्या हो जाएगा, कैपिटल F, ये कैपिटल F लिखा हुआ है, कैपिटल F इज द एंटी डेरिवेटिव। तो a से b तक की जो अपनी इंटीग्रेशन है वो fx बनेगी, लेकिन अब वो बन गई a से b के बीच में। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम रखते हैं अपर, उस इंटीग्रल में जो आंसर आया है उसमें पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ cos x ले लेती हूँ, cos x की इंटीग्रेशन ले लेती हूँ 0 to π/2, तो cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, सी नहीं लगाऊंगी अब मैं क्योंकि डेफिनेट हो गया, फाइनाइट आंसर मुझे मिलने वाला है 0। एक मिनट इधर तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना, मुझे याद नहीं रहता क्योंकि एक्चुअल में जब मैं लेक्चर शूट करती हूँ तो मुझे फोटो यहाँ दिखता नहीं है। तो cos x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2, और इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ x की जगह पर रखोगे π/2 और माइनस साइन 0, साइन 90 1 होता है, 0 0, तो इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, आगे चलते हैं। अब ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपने समझनी है कि अगर हमारा फंक्शन f(x) है और x में इंटीग्रेट कर रहे हैं, या ft है t में कर रहे हैं, बट लिमिट वही है, तो x या t या z से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होगा। अगर किसी फंक्शन की लिमिट a to b है और मैं उसे b to a उल्टा कर देती हूँ तो मेरा इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और सेम लिमिट के बीच में इंटीग्रल करते हैं तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर भी वही रखोगे नीचे भी, तो उसी में से उसको माइनस करोगे तो 0 आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, a to b मेरा इंटीग्रल चल रहा है, तो b a और b के बीच में, देखो इंग्लिश में a और b के बीच में c नहीं आता है, लेकिन जो हमारा c है यहाँ वो a और b के बीच में है, तो हम अपनी लिमिट को यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड पर देखो मेरा ये जो क्वेश्चन है इसी को देख लेते हैं भाई। ये मेरा इंटीग्रेशन था 0 to π/2 cos x dx, तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 0 to 45 ले जाऊँ, और फिर मैं इसको
45 टू 90 कर दूं तो भी मैं आप इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा आपका आंसर 1 ही आएगा। यानी ये जो दो लिमिट्स दे रखी हैं इनके बीच में हम जितनी बार चाहें फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने तो एक ही बार किया, मैं 0 टू 30, 30 टू 60, 60 टू 90 में 3 ब्रेक भी दे सकती थी, मैं 4 ब्रेक भी दे सकती थी, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर आता वो सेम आता। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात कि भाई यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका पर्टिकुलर केस है जो ज़्यादा यूज होता है कि 0 टू a कोई फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं और x की जगह पर a माइनस एक्स लगा दें तो आंसर सेम आएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहाँ यूज होता है इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने ले लिया 0, ये आपका एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, बहुत बार आता है। साइन की पावर 3/2x, नीचे आ गया साइन की पावर 3/2x और कॉस की पावर 3/2x। इस तरह के इंटीग्रल करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स लगा देंगे तो ये बन जाएगा साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स, साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स और cos 3/2 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। और ये फिर मेरा बन जाता है साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos, तो ये बच्चे बन जाएगा 0 टू π/2 cos 3/2x सॉरी 3/2x आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा cos 3/2x प्लस साइन 3/2x dx। अब हम इसको और इसको जब ऐड करते हैं तो दोनों ये जो दोनों टर्म है ना, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा नीचे ले आती हूँ मैं। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये वाला और ये वाला ऐड होके आपस में कट जाते हैं और यहाँ पर केवल मेरा 1 रह जाता है जिसकी इंटीग्रेशन x हो जाती है और लिमिट रखोगे तो π/2, तो ये आ जाता है 2i इज इक्वल टू π/2 और ये 2 नीचे आकर π/4। तो ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ अगर यहाँ आया हुआ है तो 0 टू, हाँ जी ये है यहाँ पर। इसका यूज इसमें कहीं आगे जाके होगा। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था, ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था तो मैंने इसको करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी 7.7 में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट ध्यान रखना 1 मार्क में डेड श्योर आता है इसमें से एक क्वेश्चन। लगभग 1 मार्क में 100% आने की पॉसिबिलिटी है, 100 ना कहूँ तो 99.9% आता है। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मैंने आपको बताया ये वाली जहाँ हम ब्रेक करते हैं इनको ज़्यादा यूज करते हैं, ये वाला तो आपको सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो। अब आ जाओ 6th पे। अगर लिमिट इवन है 0 टू 2a है तो इसके दो हिस्से करेंगे, 0 टू a एज इट इज और 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कर देते हैं। ये 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है 0 टू a एफ एक्स का डबल, अदरवाइज ये माइनस एफ एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारी 0 आ जाती है। बाकी इसका इतना यूज नहीं होता है। ये जो 7th प्रॉपर्टी है ये बहुत यूज हो जाती है कि ऊपर नीचे लिमिट सेम है बट अपोजिट साइन में है, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स ईवन फंक्शन है, ईवन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल है, तो ये लिमिट डबल हो जाएगी 0 टू a की डबल। लेकिन अगर ये अंदर वाला ओड फंक्शन है तो ये 0 बन जाता है। तो इस टाइप का भी 99.9% हमारा क्वेश्चन आता है। मान लो मैं ले लेती हूँ -90 टू 90 साइन 7x को इंटीग्रेट करें। अब साइन 7 को तोड़ोगे, प्रॉपर्टीज़ लगाओगे, बहुत लंबा पड़ेगा। साइन 7 एक ओड फंक्शन है और -a टू a है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में, दो चीज़ें मैंने बताई हैं, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में जरूर आता है। अभी 0 टू π/2 वाला जो मैंने बताया है ये भी 1 मार्क में जरूर आता है। डेफिनेट इंटेग्रल क्योंकि चल रहा है तो डेफिनेट इंटेग्रल का एक सबसे स्पेसिफिक यूज जो मैं आपको अपने अभी लास्ट
सेकंड लेक्चर में करवा चुकी हूँ, वो होता है एरिया अंडर ए कर्व। अगर मैं कोई फंक्शन ले रही हूँ fx dx इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b, और ये अगर मेरा fx का कोई ग्राफ है, समझ रहे हो मेरी बात को, और कहीं भी ले सकती हूँ मैं, ये a है और ये मेरा b पॉइंट है, तो a और b और x एक्सिस और इस फंक्शन के बीच का जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो इस डेफिनेट इंटेग्रल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया अंडर द कर्व, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आ जाता है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये हमारी हो गई हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। अब एक दो चीज़ें रह गई हैं, पहले मैं उनको यहाँ बीच में डालना चाहूँगी। इसको इरेज कर दूँ मैं, देखेंगे ज़रा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो, एक है सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूशन का मेथड। तो जब डेफिनेट इंटेग्रल में अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है तो वहाँ लिमिट पर भी आपका असर पड़ता है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 to 1 और 5x की पावर 4 x रेज टू पावर 5 प्लस 1, 0 to 1 नहीं है, -1 to 1 है, इनटू में dx। ये एग्जाम्पल ले लिया मैं, पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रही थी, फिर मैंने एग्जाम्पल उठा लिया। ये हमारा कोई क्वेश्चन आ रहा है, अब भाई समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आप ये देखो कि बच्चे कि आपका जो है एक चीज़ आपने पकड़नी है कि x की 5 का जो डेरिवेटिव है वो 5x की पावर 4 है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये जज करना है कि सब्स्टिट्यूट कब करना है, एक फंक्शन होगा, एक उसकी डिफरेंशिएशन होगी जो आपने ढूंढनी है। तो हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमने मान लिया कि x की पावर 5 + 1 t है, डिफरेंशिएशन करोगे तो 5x की पावर 4x dx dt हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो 1 और -1 दे रखे हैं, ये x की लिमिट दे रखे हैं, जबकि आपका पूरे का पूरा फंक्शन तो t में बदल जाएगा, तो लिमिट को भी t में बदलो। तो अब यहाँ क्या करो कि जब x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 + 1 0, और जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगी। अब इस इंटीग्रल पे आप आ जाओ, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो ध्यान दो, 5x की पावर 4 dx, 5x की पावर 4 dx, तो ये बन जाएगा आपका dt, और x की पावर 5 + 1 को मैंने t रखा था, तो ये √t dt बन गया। t की वैल्यू 0 से 2 के बीच आ रही है, क्लियर हो गया, 0 to 2 t की पावर 1/2 dt, इंटीग्रेट कर दो t की पावर 3/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2। जब भी हम इस तरह का इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स करते हैं, तो लिमिट्स से हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2/3 को मैं बाहर ले गई और ये बन गया t की पावर 3/2। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, 2/3 बाहर, यहाँ पहले रखोगे 2 की पावर 3/2 -0, तो बाहर है 2/3, 2 की पावर 3/2 करोगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2, तो ये आपका आ गया 4√2/3। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी, अगर हमें डेफिनेट इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो उसका एक एग्जाम्पल था। एक नज़र अब हम अपने क्वेश्चंस पर डाल लेते हैं जो हमारे इसमें आए हुए हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ 2-4 और डिस्कस करूँगी। मेन रिवीजन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। जल्दी से फिर मैं बता दूँ कि 30th क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। सैम्पल पेपर में ये 7.2 में से आया हुआ था और ये 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर शायद मुझे अब याद नहीं, 33 था, कौन सा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, क्लियर है, 33 या जो भी था। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर 1 में 7.6 में था, इंटरनल चॉइस में डेफिनेट इंटेग्रल था 7.10 में से, प्रैक्टिस पेपर 2 में 7.4 और 10 में से इंटरनल चॉइस में था, प्रैक्टिस पेपर 3 में 7.5 में से था, इंटरनल चॉइस 7.10 में से ही थी, 7.6 प्रैक्टिस पेपर 4 में था, यहाँ 7.10 था, फिर 7.4 और ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ अलग से आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन और आइलेट वगैरह लगा के ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके अपलोड किए हुए इन सब के, तो ये गिन लीजिए कितने क्वेश्चन हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 क्वेश्चन ये हैं, 5-6 क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको करा दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं। और ये जो आपकी PDF है एक बार सुन लीजिए, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप,
तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और वहाँ से ये PDF आप ले सकते हैं। कुछ 2-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए हर टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर से ही मैं ले रही हूँ। साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 + x² dx। कोई आइडिया मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ। अब मुझे ये पता है कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। तो सब्स्टिट्यूशन एकदम देखो 2 ही तरीके, स्टेप वाइज चलो। पहला है डायरेक्ट, पहली एक्सरसाइज है बिल्कुल डायरेक्ट तो मुझे ये दिख नहीं रहा। उसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। एक पैटर्न को फॉलो करो ना कि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो भैया अब तुम आ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तीसरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं हो रहा है तो फिर मेरा एक कुछ स्पेशल इंटीग्रल थे, स्पेशल से भी नहीं हो रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो ऐसे जब आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होती है। तो 1/1 + x² dx हो गया dt। तो ये देखो ध्यान दो, ऊपर बन गया साइन, इसको मैंने t रखा तो t और ये dx ऊपर है, ये देख लो y1 + x², ये बन गया dt। साइन t dt हो जाएगा -cos t + c। t की वैल्यू वापस पुट कर दो तो -cos टेंजेंट इनवर्स x + c। ये है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और ले लेते हैं, बाय पार्ट्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² ex dx। बाय पार्ट्स में आपको आइलेट याद रखना है। तो आइलेट में अलजेब्रिक ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन यानी 2x, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी ex। ये हो गया x² e⁻x। इस 2 को बाहर ले लो, x e⁻x dx। यहाँ फिर से आपका बाय पार्ट्स लग जाएगा, x² e⁻x, 2 बाहर। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो जो बाहर माइनस का साइन है वो गड़बड़ कर देगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन। जब तक आपका इंटीग्रल का साइन ख़त्म नहीं हो जाता आपने c नहीं लगाना है। माइनस और माइनस हो गया प्लस, e⁻x हो गया और प्लस में अब c लगा देंगे। एक और देखते हैं, स्पेशल टाइप वालों में से है ये क्वेश्चन हमारा। इंटीग्रेट dx बाय 9 + 25x²। एक छोटी सी बात यहाँ मेरी रह गई है कि fx का फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अगर f(ax) की इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो वो fx और बाय में a आ जाता है। इंटीग्रेशन में जैसे मेरी बात सुनो, एक बीच में मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ। साइन x की जो इंटीग्रेशन है वो -cos x है, लेकिन अगर मैं sin 5x की इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो या तो मैं इसको करूँगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी, सीधा साइन वाला फॉर्मूला लगा कर इस 5 को नीचे ले आऊँगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये स्टार्टिंग में मैं नहीं बता पाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से था ये। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, dx बाय, या तो 25 को बाहर ले लो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट करा रही हूँ। ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 5x का स्क्वायर। और अब ये आपका फॉर्मूला है 1/x² + a²। फॉर्मूला अभी मैंने स्लाइड हटा दी वहाँ से, तो ये 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a बन जाएगा। तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स 5x/3, और ये जो 5 है ये भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/15। ये प्लस c लगाना था, टेंजेंट इनवर्स 5x/3 और प्लस का c आ जाएगा। तो ये कुछ अलग तरह का आपका क्वेश्चन था। टेंजेंट इनवर्स x का मैंने बता दिया, × 1 लेके करना है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। इंटीग्रेट 8 + 2x - x² का √dx। ये सम स्पेशल टाइप में है, स्क्वायर कंप्लीट का है, माइनस में है, इसलिए स्पेशल लिया है मैंने इसको, माइनस में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन माइनस में आता है तो कांस्टेंट को अलग रखते हुए इसको ले लो ब्रैकेट में, 2x - x² को ले लो ब्रैकेट में, ठीक है। तो -x² आगे और 2x पीछे,
क्लियर है। अब इसमें ना यहाँ मैंने बोला था यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, तो माइनस इन दोनों में से माइनस बाहर ले लो, इसी स्टेप में ले लो, है ना, बार बार मुझे लंबा पड़ जाएगा, बहुत लेंथी लेक्चर हो जाता है ना। माइनस बाहर, आप मेरे ख्याल से शेयर और सब्सक्राइब तक भी नहीं करते हैं, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। क्लियर, चलते हैं आगे। तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x dx। अब आप क्या करोगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, उसका आधा करोगे तो 1 आएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो 1। तो इसी ब्रैकेट के अंदर आपने 1 जोड़ना है, इसी ब्रैकेट के अंदर 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। इन तीनों को तो इकट्ठा ले लो और इस 1 को ब्रैकेट से बाहर फेंक दो उठाकर, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8, इन तीनों को तो ब्रैकेट में ले लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, और जब ये बाहर जाएगा तो 1 माइनस पहले से है और 1 माइनस ये दोनों मिलकर प्लस, और ये 8 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे 9, और समझ रहे हो, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 का अंडर रूट। ये सेटिंग आपको करनी आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो ये अंडर रूट में हो गया 9 की जगह हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर dx। आप चाहो तो x माइनस 1 को अपना z पुट कर दो, तो जो आपका dx है वो dz बन जाएगा, और फिर आपकी जो इंटीग्रेशन है i वो हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस जेड के स्क्वायर का अंडर रूट dz। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपना फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, z/2 इंटीग्रेंड की जो टर्म है यानी -9 माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये हो जाएगा a²/2 लॉग मॉड ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी। यहाँ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो कि कितनी है x माइनस 1, और सॉल्व कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, तो डिनोमिनेटर में भी आपने ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन फिर फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं मिसलीनियस की बात करती हूँ तो मिसलीनियस का कोई भी क्वेश्चन आपको ना तो सैम्पल पेपर में दिया गया है और ना किसी प्री बोर्ड में प्रैक्टिस पेपर में दिया गया है, तो मिसलीनियस की पॉसिबिलिटी नील है। अब एक लास्ट चीज़ और की केस स्टडी क्वेश्चन अब मैं इसमें नहीं कराऊंगी। 1-2 केस स्टडी मैंने देखे हैं बुक्स में, उनमें कुछ भी नहीं है। जो यही क्वेश्चंस मैंने आपको कराए 10 एक्सरसाइज में सिंपल उन्हीं को दिया गया। तो इंटीग्रेशन में से केस स्टडी की कोई चांस बनता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि मैम जो प्री बोर्ड में प्रैक्टिस पेपर में आए बस वही टाइप के आप कराएं, लेकिन जिन चैप्टर जैसे मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटी बनती है, डिटर्मिनेंट में बनती है, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। तो इसमें से केस स्टडी आपका नहीं आएगा और मिसलीनियस के भी आपके नहीं आएंगे। पहले तो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आता था पिछले 2 सालों से। तो लगभग पूरा मैंने आपको यहाँ पर इस चैप्टर का रिवीजन करा दिया है। 12 क्वेश्चन जो हमने अपने पिछले पेपर्स में कर लिए हैं वो करा दिए, 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ भी करा दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पर या अलग से कोई वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और लेक्चर हेल्पफुल रहता है तो भाई शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जब मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर्स बना रही हूँ, PDF बना रही हूँ, तो आपका थोड़ा सा सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर बनता है, तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू।